गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम लखन कुमार, योर फिजिक्स टीचर. टुडे वी विल रीड अबाउट द chapter first of your physics book is physical world. In this chapter we read about what is science, what is physics, and how we can use this. Let we read. What is science? First question is, what is science? Science is a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and the predictions about the universe. यानी हम साइंस में नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसकी हेल्प से हम प्रेडिक्शन करते हैं अबाउट द वर्ल्ड यूनिवर्स. क्लियर? नेक्स्ट वन, साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक एटीट्यूड एंड साइंटिफिक मेथड. अब हम साइंटिफिक मेथड किस तरीके से जनरेट करते हैं या फिर किस तरीके से बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं. सबसे पहले साइंस में हम प्रॉब्लम देखते हैं. स्टेट द प्रॉब्लम. पहले मतलब हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद गैदर इन्फॉर्मेशन. उस प्रॉब्लम के बारे में इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं. फॉर्म अ हाइपोथेसिस एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम एक अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक प्रेडिक्शन बनाते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और टेस्ट द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट द हाइपोथेसिस. अब हमें उस हाइपोथेसिस जो हमने बनाई है उसे हमें टेस्ट करना है कि वो राइट हो भी सकती है या नहीं. अब जो हमने उसके लिए टेस्ट किया है उसका डाटा एनालाइज करते हैं और एक कंक्लूजन्स बनाते हैं कि उस टेस्ट से हमें क्या चीज़ मिली. सारा डाटा एनालाइज करके हमने कंक्लूजन्स बनाए. अगर हाइपोथेसिस को ये जो कंक्लूजन्स है ये सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या करना होगा, वापस मॉडिफाई द हाइपोथेसिस. हम कंक्लूजन्स के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को थोड़ा मोल्ड कर लेंगे. नेक्स्ट वन, अगर ऐसा होगा हाइपोथेसिस सपोर्टेड, मतलब कंक्लूजन्स जो है वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब हम इसको सेवरल टाइम्स रिपीट करेंगे. यानी इस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते रहेंगे कि ये देखेंगे कि हर बार सेम ही डाटा आ रहा है ना, सेम ही कंक्लूजन आ रहा है जो कि हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है. इट मीन्स हाइपोथेसिस क्रिएट की जा सकती है. ओके, इट इज़ द साइंटिफिक मेथड. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फिजिकल वर्ल्ड. बहुत ही सिंपल. फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक फिजिक्स. Physis meaning nature and the Latin physicea meaning natural things. Okay, हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला ए वे ऑफ डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड, तो वो इस वजह से क्योंकि फिजिक्स का ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड देखें तो उसका मीनिंग है नेचर और नेचुरल थिंग्स, तो उसी के बेसिस पर हम बता रहे हैं. नेक्स्ट वन, फिजिक्स इज अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. यानी हम क्या करते हैं, फिजिक्स के एक मेथड है जिससे या फिर एक मतलब क्राइटेरिया है, एक एरिया है जिसमें हम बिहेवियर और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को रीड करते हैं. इट डील्स विद द हाउ एंड वाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट एज दे डू सो. मतलब जो मैटर है और एनर्जी है वो अपने आप को इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रही है उसके बारे में डील करते हैं. नेक्स्ट स्टेप, एनर्जी इज द conceptual system for explaining how universe works and accounting for changes in matter. It means energy की conceptual system और explanations के basis पे हम देखते हैं कि universe किस तरीके से work करता है और matter किस तरीके से changes होता है. Although energy is not a thing, 3 ideas about energy are important. ओके, मतलब एनर्जी जो है वो एक थिंग नहीं है, उसके बारे में 3 आइडियाज़ हैं जो हम देख सकते हैं. इट इज़ चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ओके, इसके मतलब ये हो गया फिजिकल इवेंट है ये. इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो ये कंजर्वेशन हो गया, मतलब ना हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. व्हेन इट इज़ ट्रांसफॉर्म सम ऑफ इट यूजुअली गोज इनटू द हीट. मतलब जब भी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है तो कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है. नेक्स्ट वन, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स.
तो हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो एक ब्रांच है फिजिक्स में जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, इसमें हम हीट और टेम्परेचर के बारे में कम्प्लीटली रीड करते हैं। उसके बाद ऑप्टिक्स है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स बिहेवियर ऑफ लाइट है, मतलब लाइट किस तरीके से क्या कौन कौन से फिनोमेना उसके बेसिस पर हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड ईएम वेव्स, मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चलती है या कुछ होती है, या फिर किस तरीके के उसके बेसिस पर मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मेथड से कैसे प्रोड्यूस होती है, वो सब कुछ इस ब्रांच में। नेक्स्ट वन न्यूक्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर चेंजेस, मतलब हमने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर जो फिजिक्स है उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखना है, एनर्जी एसोसिएट देखना है कि किस तरीके से न्यूक्लियर चेंजेस में होता है। नेक्स्ट वन एटॉमिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एनर्जी और एसोसिएटेड विद द एटॉमिक चेंजेस, वो सेम, ठीक है। न्यूक्लियस और एटॉमिक दोनों अलग अलग ब्रांचेज हो जाएगी। नेक्स्ट वन वाइब्रेशनल, वाइब्रेशंस एंड वेव्स, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन हो सकता है, वेव्स हो सकता है, ठीक है। ऑसिलेटरी सिस्टम जो हमारा है वो इसी के बेसिस पर है, वो एक ब्रांच हो गई। नेक्स्ट वन मैकेनिक्स, मोशन एंड इट्स कॉजेज, तो मैकेनिक्स हम रीड करेंगे और उसके अंदर हमारे पास क्या है कि मोशन एंड इट्स कॉजेज, मतलब किस कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है और किस तरीके से मूव कर रही है, दैट वाई। ओके, तो दीज 1 2 3 and 4 branches we will read in 12th, okay, and 1 2 and 3, these 3 branches read in 11th, we will read in 11th, okay। Other than these 3 we also read about the mechanical properties of matters, वो भी हम read करेंगे 11th क्लास के अंदर, okay। तो let we read about the another thing, fundamental forces in nature, okay। नेचर में हमारे पास क्या है, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस है जिनके बेसिस पे पूरा नेचर वर्क करता है। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स that work between the protons, neutrons or etc, okay। you know that nucleus made with the help of protons and neutrons, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स अट्रैक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो है ये पूरे न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और दोनों के बीच में रिपल्शन इतना ज़्यादा होगा फिर भी ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इसका मतलब देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, ओके। तो जो हमने पाई बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये जो है वो केमिस्ट्री के पाई बॉन्डिंग से अलग है। स्ट्रेंथ 1 मान ली है इसकी, तो रेंज इन मीटर 10⁻⁻15 मीटर, डायमीटर ऑफ अ मीडियम साइज न्यूक्लियस, यानी अप्रॉक्स 10⁻15 मीटर के इनसाइड लगता है ना, तो न्यूक्लियस की रेंज के अंदर रहता है। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट वर्क बिटवीन द चार्जेस लाइक पॉजिटिव 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 नेगेटिव एटसेट्रा, है ना। तो इट कैन बी रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव, और मैग्नेटिक फोर्स भी वी कैन इंक्लूड बिटवीन देम। तो स्ट्रेंथ जो होती है वो अगर ये 1 है तो इट इज़ द 1/137th पार्ट ऑफ इट, इससे इतना वीक होगा। और रेंज जो होगी वो इन्फिनिट, क्योंकि ये स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर इन्वर्सली डिस्टेंस स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करता है, तो उसके बेसिस पर है। नेक्स्ट वन वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज वर्क व्हेन रेडियोएक्टिव रिएक्शन इज प्लेस्ड, ओके। अगर वहाँ पर कहीं पर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर मतलब रिएक्शन हो रही है तो न्यूट्रिनो इंट्रैक्शन इंड्यूस बीटा डीके, ओके। मतलब जब हम उसमें रेडियोएक्टिव डीके होता है तो उसमें बीटा डीके होता है, तो उसमें न्यूट्रिनो इंट्रैक्शन से होते हैं, दैट इज़ द फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो उनके न्यूक्लियंस के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रेंथ 10⁻⁻6, इट मीन्स अगर ये 1 है तो ये 10⁻⁻6 होगा, इट मीन्स 1/10 lakh पार्ट ऑफ इट। रेंज 10⁻18, it means 0.1% of the diameter of a proton, okay।
ओके, यानी प्रोटॉन के डायमीटर से भी 0.1, 1/10 पार्ट्स परसेंटेज है ना। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitation force work between the masses, two masses. You already read in this topic in 9th class. Strength 6 into 10 raised to minus 39. It means अगर ये 1 है तो ये इतना पार्ट होगा इसका, और रेंज इज इन्फिनिटी। क्लियर? These four basic forces or fundamental forces of nature. First, strong nuclear force. Second, electromagnetic force. Third, weak nuclear force. And last, gravitational force. Okay, it is the descending order of strong force. Okay, मतलब धीरे धीरे नीचे की साइड पे आएंगे, तो ये सबसे वीक हो गया और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंड्स द न्यूक्लियस। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन बाइंड द न्यूक्लियस। Electromagnetic force binds the atom because electron has negative charge and nucleus has positive charge. Next one, weak nuclear force is radioactive decay. Radioactive decay beta decay like है ना। इसके बाद gravitational forces bind the solar system. तो gravitational force that bind the earth around the sun and the other planets round rotation around the sun. Okay, these are the example. Next one, conservation law in nature. Okay, कुछ conservation law है जो nature में follow होते हैं। तो these are, first, law of conservation of energy. That is very simple. Conservation of energy implies that that energy can be neither created nor destroyed. ये मैंने पहले ही बता दिया है कि सभी अमाउंट जो फिक्स है, टोटल अमाउंट, इट कैन बी क्रिएटेड, इट कांट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म, मैकेनिकल, काइनेटिक, केमिकल एटसेट्रा, इनटू अनदर फॉर्म। मतलब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ एनर्जी देयरफॉर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें जिसका मतलब और किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं है, तो टोटल एनर्जी ऑफ दैट आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, अ फॉलिंग बॉडी हैज़ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल फ्रॉम योर क्लास 9th। ओके, अगर हम एक फ्री फॉल बॉडी को देख रहे हैं and if we consider it as an isolated body, okay, then it has a constant amount of energy at some height, and the energy, when we release this, then it is continuously falling towards the earth, and the energy changes from potential energy to kinetic energy. According to the theory of relativity, energy and mass are relevant to each, ठीक है, equivalent to each. तो mass energy relation is given by Einstein, that is E is equals to mc square. It is also it can tell about the relation between energy and mass, and energy equivalent to mass and mass equivalent to energy. Thus the rest mass of a body may be considered as a form of potential energy, and part of which can be converted into other forms of energy. मतलब जो रेस्ट मास है उसके अंदर कुछ ना कुछ होगी पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए जैसे ही वो मूविंग मास में आते हैं, तो दैट मीन्स इन मोशन के अंदर क्या होता है कि वो कुछ जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेसेस द फैक्ट दैट अ बॉडी और द सिस्टम ऑफ बॉडी इन मोशन रिटेन्स its total momentum, the product of mass and the vector velocity, unless an external force is applied to it. Okay, तो it means एक isolated system का total जो momentum है that is always conserved. Total mass and total velocity product is always remains constant if the total external force is equals to 0 and there will be no external force applied on it. In an
Isolated systems such as universe, there are no external forces, so momentum is always conserved. Because momentum is conserved, its component is in any direction will also be conserved. अब वो क्या चीज़ बोल रहा है देखो, कि हमारे पास इस टोटल यूनिवर्स के ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम एंड देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड. एंड अगर हमारे पास कहीं ऐसा है कि द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, देन द all components in like horizontal and vertical directions are the momentum are constant. Applications of law of conservation of momentum is important in the solution of collision problems. अगर कोई collision हो रही है, जैसे बिलियर्ड्स बॉल हैं, पूल बॉल्स, या फिर कैरम बोर्ड में स्ट्राइगर्स वगैरह जो हैं वो हम मतलब उससे हिट करते हैं, तो इन सभी collisions में explanation के लिए we can use the conservation of momentum statement. The operation of rocket exemplifies the conservation of momentum. The increased forward momentum of the rocket is equal but opposite in sign to the momentum of the excited exhaust gases. Okay, मतलब अगर कोई रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे पीछे की तरफ जो गैसेस जो बाहर निकल रही है, तो दे कैन प्रोवाइड द फोर्स अपवर्ड्स थ्रस्ट टू द रॉकेट, है ना. तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो ये एक और टाइप का है कंजर्वेशन. एंगुलर मोमेंटम अभी आप नेक्स्ट मतलब 11th में रीड करेंगे. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडीज. जैसे कि लीनियर मोमेंटम होता है लीनियर मोशन के लिए, लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, वन लाइन मोशन एटसेट्रा. अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो देन वी हैव टू कंसिडर एंगुलर मोमेंटम इज, ठीक है, एंड एंगुलाइज टू द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose conservation expresses the law that a body or a system that is rotating continuously to rotate at the same rate unless a twisting force, okay, called a torque. okay, मतलब जैसे सब कुछ लीनियर में होता है इज अप्लाइड टू इट. जैसे लीनियर में होता है फोर्स से क्या मोमेंटम जनरेट होता है, या मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू रेट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. वैसे ही फोर्स के प्लेस पे अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो उसके लिए टॉर्क जनरेट होता है, ट्विस्टिंग फोर्स बोल सकते हैं उसको. और इससे क्या होगा कि हमारे पास उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा. क्लियर. तो जो हमारे पास ये चीज़ बन रही है ना, तो इसके बारे में ये बात कर रहा है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच बिट ऑफ मैटर कंसिस्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर. तो हमारे पास ये क्या हो गया कि जैसे मोमेंटम का रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें वो रोटेट कर रहा है, देन वी कैन easily calculate the angular momentum. okay, and the component of its velocity perpendicular to it through the line from the axis. okay, मतलब हमारे पास एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा. नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. इट इज द अनदर लॉ. Conservation of charges state that the total amount of electric charge in a system does not change with time at a subatomic level. Charged particles can be created but always in pair with the equal of positive and negative charges, so that the total amount of charge always remains constant. अब वो ये चीज़ बोल रहा है, टोटल charge in this universe, electric charge in this universe always remains constant. okay, it means whenever a positive charge is created, then there is a negative charge is also created in same amount. clear. It means if we eliminate one electron from a nucleus or from an atom, then the equal positive charge on the atom will be. okay, it means if we write +1 on
atom, then the one electron is exit from the एटम. ओके, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पे. इन पार्टिकल फिजिक्स other conservation laws applies to certain properties of nuclear particles such as boron number, lepton number, and strangeness. Such law applies in addition to those of mass, energy, and momentum encountered in everyday life and may be thought of as analogous टू द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब बहुत सारे ऐसे लॉ भी हैं जो इसको हेल्प कर सकते हैं. तो क्योंकि बाद में जो है मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले स्मॉलेस्ट चार्ज जो हम मानते थे वो इलेक्ट्रॉन्स के भी मानते थे, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन भी जो है क्वार्क्स में डिवाइड हुए, तो वो सब कुछ थ्योरी है इसके बेसिस पे. तो डोंट वरी, वी विल रीड दिस कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर. Okay, laws of conservation of momentum, conservation of angular momentum, we will read in the next chapters. Okay, don't worry, we can understand easily in these topics in that chapter. Clear? Okay, thank you. If you have any kind of doubt, then you can ask me in comment box. Thank you, beta.